नमस्कार। पहले हम बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं अपने दर्शकों को। 2024 के चुनावों से पहले इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। हालांकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी समन्वय और तालमेल चल रहा है। 2024 में अलग प्रत्याशी उतारने का किया है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने फैसला। लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। संसदीय समिति जल्द ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करेगी। महबूबा मुफ्ती बोले, हम पूरी तरह से तैयार हैं। सरताज मदनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो तय करेंगे, उनकी टीम तय करेगी कि किस तरीके से किस किस कैंडिडेट को किस किस जगह से चुनाव लड़ाया जाएगा। मैं मना साहब के पास जाऊंगा। मना साहब, सवाल ये उठता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफ़ी लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में हुकूमत की है। आपकी गवर्नमेंट टॉपर भी हुई है, स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल में भी डाला गया है, लेकिन कहते हैं कि आपने रिफॉर्म्स भी बड़े किए थे। मान लिया जाए लैंड टू टिलर एक्ट ऐतिहासिक फैसला किसी भी स्टेट ने नहीं किया, लेकिन उसको कैश नहीं कर पाया। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो मास्टरमाइंड थे वो आप थे, लेकिन उसको कैश नहीं कर पाए। आपकी बदकिस्मती की यह है कि आप 73rd और 74th अमेंडमेंट को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं कर पाए। आपको अवसर मिला, अब तो ये यूटी बन गई, स्टेट में थे 2/3 मेजॉरिटी। आपने तो स्वायत्तता का वो भी पास कर दिया था, उसको रेजोल्यूशन पास करने के बाद आपने सेंटर को भी भेजा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती हैं। विनोद जी, पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूं चंद्रमोहन जी को। इन्होंने कहा कि आपकी तो छोटी सी वो है पार्टी। चंद्रमोहन जी पार्टी इनका हिस्सा रही है। चंद्रमोहन जी को मैं पहले बताना चाहता हूं, काफ़ी सीनियर लीडर हैं। आपकी एक नेशनल लेवल की पार्टी है, हमारी स्टेट लेवल की पार्टी है, दोनों में फ़र्क होता है। और अगर हमारी छोटी सी पार्टी है तो डर क्यों रहे हैं आप इलेक्शनों के लिए? आज स्टेट में हमें आपको डर सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। इलेक्शन अनाउंस नहीं कर रहे, भाग रहे हैं इलेक्शनों से। आ जाइए मैदान में, बता देते हैं छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, क्या कर सकती है। अब मैं आता हूं, आपने जो सवाल उठाया है। ये मना साहब, ये डर का संकेत आपको कैसे लगा? शहनाज गिनई और मुश्ताक बुखारी को इन्होंने अपनी पार्टी में ले लिया, सर डर का संकेत कैसे लगा? विनोद जी, मैं क्लियर करना चाहता हूं, शहनाज गिनाई जी हमारी पार्टी में नहीं थी। चलिए, बुखारी साहब गए हुए 1.5-2 साल हो गए हैं जी, ठीक है ना। कट्ठे खाना नहीं वो खाया इन्होंने एक सनसनी बनानी होती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर आ गए हैं, जबकि वो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस में अब तो थे ही नहीं। चलिए, इन मुद्दों पे नहीं आते, हम मुद्दे पे आते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लैंड टू टिलर आपने कहते हैं, बिल्कुल हमने काम किया है। इनकी तरह शोर नहीं मचाते हैं हम। यहां पे जो काश्तकार रात को सोया, सुबह जमीन उसके नाम थी, ये शेख साहब ने किया, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। आप खुद कहते हैं ये डीडीसी जो है ये देन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसकी कमाई आप नहीं मानते हैं? हम मानते हैं ना, हम मानते हैं, तभी तो बात कर रहे हैं, तभी तो बात कर। उसकी कमाई ये खा रहे हैं। ये सिर्फ आदित्य जी ने बड़ा अच्छा कहा, ये इवेंट मैनेजमेंट बड़ा अच्छा करते हैं। छोटी सी बात करेंगे उसको बहुत ज्यादा फैलाएंगे। हम उसमें यकीन नहीं करते, हम काम करने पे यकीन रखते हैं। मुझे बताएं, इन्होंने कितना रोजगार दिया है? जीडीपी का 81% जो है आज हमारा हिंदुस्तान कर्जे में डूबा हुआ है। रोजगार की बात करते हैं, कितना देते हैं? पहली दफा नारा लगा था अच्छे दिन आएंगे, अब आ गया मोदी की गारंटी। नारों पे इलेक्शन जीत रहे हैं। आम लोग समझ गए हैं सर, ये सिर्फ नॉर्थ की बात करते हैं, साउथ में जाइए बुरा हाल है इनका। ये 400 की बात करते हैं, ये 250 तक 200 तक आ जाए वो भी बहुत बड़ी गनीमत होगी जी। आप तो मुद्दों पे बात की जाए, बिल्कुल ठीक बात है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है चंद्र जी, आप भी जानते हैं। 370 की बात करते हैं, जो फायदा हमारे बच्चों को जिस दिन 370 यहां से गई थी ना, तो इन्हीं के लोगों ने लड्डू बांटे थे। आज वही बंद जुबान में बातें करते हैं कि सर जो 370 जाने से हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को, स्टेट के लोगों को ये अफसोस है। विनोद जी सुनिए मेरी बात, विनोद जी अफसोस है, बिहार वाले लड़ रहे हैं स्पेशल स्टेटस के लिए और हमारा स्पेशल स्टेटस किया हमने लड्डू बांटे। बहुत अफसोस की बात है जी।
अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम फैसला दे दिया, मुहर लगा दिया, 370 इसीलिए अब हम उस पे बात नहीं करते। लेकिन ये 370 बार बार हमें ब्रेक करते हैं। हमने सिर माथा जोड़ दिया, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें डिसीजन दिया, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, हमने मान लिया। लेकिन ये प्रिक नहीं करे हमें। 370 से इन्हें भी नुकसान हुआ है, अंदर खाते ये भी जानते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते। डिक्टेटरशिप है इनके ऊपर, बोलेंगे परेशानी होगी। अनएम्प्लॉयमेंट पे बिल्कुल ठीक कहा, अनएम्प्लॉयमेंट पे आए ना, बताएं स्टेट में कितने रोजगार दिए हैं जी, बताएं ना यहाँ पे कितने आपने हमारे स्टेट में रोजगार दिए हैं। सारे इदारे खत्म हो गए हैं, कोई रोजगार नहीं है, बच्चे भड़क रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे 4th क्लास हमारे लग सकते हैं, बाकी ऑल इंडिया से आ रहे हैं। आज आप सेक्रेटरीट में चले जाओ जनाब, आपको जम्मू का ऑफिसर नहीं दिखाई देता। और आने वाला चंद्रमोहन जी, आप ठीक है पार्टी की लाइन आपने टोक करनी है, लेकिन आने वाला टाइम वो आने वाला है कि हमें अपने यहाँ पे ढूंढने पड़ेंगे कि कौन लोग ऑफिस में हमारे वाकफ हैं, हमारे लोगों का काम है। आगे कोई भी पार्टी होती थी, आप चले जाते थे, आप लोगों की जान पहचान होती थी, लोकल लोग होते थे। आज बाहर से लोग आके रूल कर रहे हैं और स्टेट को राष्ट्रीय अधिवेशन में यह कहा कि कांग्रेस का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। यानी कांग्रेस का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, जितनी मर्तबा 356 का इस्तेमाल किया है और 40 रीजनल पार्टियों को टॉपल किया है। क्या आप उसी लाइन पे टो कर रहे हैं? उसी लाइन को टो करके आप सरकारें गिराते हैं। हमारी किसी पार्टी ने, हमने किसी सरकार के ऊपर 356 नहीं लगाई है। आज भी अगर बंगाल के अंदर क्या हालत है आप सुन रहे हैं, लेकिन वहाँ भी पिछले 5 साल से, लेकिन हम नहीं लगाते। जो हम काम कर रहे हैं, जो कोई अभी ये बात कर रहे थे वहाँ की बिहार की, उसके लिए पहले बिहार की वो स्पेशल स्टेटस मांगने वाले भी हमारे पास आ गए हैं। स्पेशल स्टेटस की बात छोड़िए, मैं आऊँगा असली मुद्दे पे, जो मुद्दा इन्होंने शुरू किया था, चुनाव से भाग रहे हैं। मैं इनसे एक बात पूछता हूँ, जब 89 जहाँ हुआ था ये कश्मीर के अंदर, फरूख साहब भाग के चले गए थे इंग्लैंड। उसके बाद आता हूँ, यहाँ पर जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए 27 साल के बाद हुए, ये क्यों नहीं चुनाव कराते थे? इनकी सरकार थे 27 साल के बाद। मैं लड़ा चुनाव 2005 में, उसके बाद 13 साल के बाद चुनाव हुए। इनको पूछिए, इन्होंने डीडीसी बनाए और अपना 73-74 अमेंडमेंट क्यों नहीं लागू किया? हम उसके लिए लड़ते रहे, हमने आके लागू की 73-74 अमेंडमेंट। और ये लोकल बॉडी के चुनाव से ही भागे। इन्होंने क्या चुनाव लड़ना है? अभी चुनाव आएंगे ना, अब जब दोबारा चुनाव आएंगे विधानसभा के, पार्लियामेंट के, ये फिर भाग जाएंगे। इन्होंने, इनकी पिछला ट्रैक देखो आप, जब चुनाव आते हैं तब चुनाव का बहिष्कार करते हैं। इनकी पिछली, अब मैं पीछे क्या चलूँ, चाहे इनकी बात करूँ चाहे पीडीपी की बात करूँ, इनको जो एजेंडा पाकिस्तान से आएगा उसी एजेंडे पे चलते हैं। अगला फिर एजेंडा आ गया, आपने बड़ा संगीन आरोप लगा दिया है कि देखिए जनाब, पाकिस्तान वाली बात नहीं की जाए। 96 में विनोद जी, 96 में जब यहाँ पे स्टेट में मिलिटेंसी में कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, जो फारूक अब्दुल्ला साहब को ये कहते हैं कि इंग्लैंड भाग गए, वही फारूक अब्दुल्ला साहब यहाँ पे आए और डेमोक्रेसी के लिए लड़े। इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिनाई नहीं कर सकती। और मिलिटेंसी में हमारी गवर्नमेंट मिनिस्टर मारे गए, हमारी गवर्नमेंट के वर्कर मारे गए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर मारे गए। और आपने ये बात चंद्रमोहन जी भूलना नहीं चाहिए। 47 में जब पाकिस्तान ने अटैक किया, जो पहला आदमी शहीद हुआ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर था। आप कैसे कह सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इलेक्शनों से भागती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस देश के लिए शहादत दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो गवर्नमेंट है, जबकि शेख साहब को, विनोद जी मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलना नहीं चाहता था, विनोद जी मुझे बोलने, जब शेख साहब को, जब इस मुकाम को, यहाँ की जनता को ये मतलब वो मत दे सकते थे कि वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, शेख साहब ने रुख मोड़ा। उन्होंने कहा कि हम नेहरू के साथ जाएंगे, हम गांधी के साथ जाएंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है। डिफरेंसेस पे देखिए, ऐसी बात मत करिए, हमारी देशभक्ति पे उंगली मत उठाइए। हम जब भी जरूरत होती है सबसे पहले आगे आए हैं, और सबसे ज्यादा शहादत नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर ने दी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मिनिस्टरों ने दी है। इसके ऊपर आप उंगली मत उठाइए, देशभक्ति के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जब 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक बदलाव हुआ था, हम सब जानते हैं क्या क्या हुआ, बार बार उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट था कि चाइना को इंटरवेन करना चाहिए। ये कौन सी देशभक्ति है?
कहाँ की देशभक्ति है ये? ये उसी एजेंडे पे देखिए चलते हैं। जनाब, चाइना आपने खुद ही ये बता दिया। देशभक्ति है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं, ये देशभक्ति ही है। आदित्य जी, अगर आप अगर यहाँ पे बोलेंगे? अपना विचार रखना देशभक्ति नहीं है तो ये गलत बात है। क्यों नहीं चुनाव लड़ा आपने? नम्र तेरह का? स्वभाव से बोलूंगा क्यों भागे आप लोग? कि आप अभी चुनाव की ये बात है। आरोप लगाते हो कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है इस टेन्योर, इस रिजीम के दौरान, लेकिन आप पर भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि सभी जो संस्थाएं थी, चाहे वो कैग थी, मीडिया थी या फिर न्यायपालिका थी, उस पर आपने धज्जियां उड़ाई हैं। ये आपके टेन्योर की बात कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री के पास चर्चा का होटल विषय। देखिए प्रधानमंत्री जो हैं, मैंने जो कहा कि वो जो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं, उनका तो काम ही यही है कि नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस को कोसना, पर आज देश सोचना चाहता है कि उनका रोड मैप फर्दर क्या है। और जो अनडिक्लेयर्ड डेमोक्रेसी इस वक्त है, उसके जो साक्ष्य नजर आते हैं, जिस तरह से आईटी काम करती है, ईडी 95% सिर्फ विरोधी एमएलएस के ऊपर, एमपीस के ऊपर अपना केस दर्ज करती है, और कितने कन्विक्शन रेट क्या है उसका। और मैं ये जानना चाहती हूं, हम फजूल में आरोप नहीं लगाते हैं। आज जिस तरह से हमने देखा चंडीगढ़ के अंदर मेयर के चुनाव में क्या हुआ, कल उस मेयर ने अपना इस्तीफा दिया और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा और कहा कि ये शर्मनाक है कि एक इस तरह से वहां काम किया गया। तो ये जो संस्थाएं हैं जिन पे यकीन था इस देश को, चाहे वो आईटी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ये जो निर्दलीय, जो इनके अपने एक दायरे थे और इनकी एक अपनी मजबूती थी, जिस तरह से आज वो काम कर रही हैं, इस पे कोई दो राय है ही नहीं। नीतीश कुमार के जाने के बाद तेजस्वी यादव को ईडी का सम्मान आना, लालू को दोबारा से आना, लेकिन देखो ए दरिया तुझे मुड़ना होगा, लहरों ने बगावत कर ली है, मत सोच कमजोर समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, तलवार तुझे झुकना होगा, अब गर्दन ने बगावत कर ली है। तो इस देश ने एक मन बना लिया है कि अब वो सिर्फ धर्म की राजनीति में नहीं आने वाला। आप जो बेचना चाहते हैं, बच्चा रोजगार चाहता है, आज जो हालात देश के बना दिए हैं, जो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर दैट हैज वाइडेंड, वो आज प्रश्न पूछने के लिए उतावला है कि आप बताइए, जवाब दीजिए, बेरोजगारी दर जो पिछले 40 वर्षों में सबसे ज्यादा है, वो कहां से आई? आज हिंदुस्तान लिवर्स, बाकी कंपनियां जो अपने यहां से सब मुलाजमों को हटा रही हैं, वो क्यों है? आज निवेश और उत्पादन में इतनी कमी क्यों आ गई है? सिर्फ कुछ ही उद्योगपतियों को ये पैसा क्यों दिया जा रहा है? क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा? क्या ये उद्योगपतियों के हिसाब से नीति निर्माण की कोशिश तो नहीं है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट हो? डिफेंस के सारे ठेके अडानी को क्यों दिए जा रहे हैं? आज जो अडानी आज धन कुबेर बन के बैठा है, वो पिछले 10 साल पहले चले जाइए तो वो 600 के नंबर पे था अमीरी के उस सीरियल नंबर पे, आज वो दूसरे नंबर पे कैसे आ गया? तो ये जो मेहरबानियां हैं और किसान के साथ जो दुराचार है। आदित्य जी से जानना चाहेंगे, आपकी लहरें ना दूसरी तरफ जा रही हैं, बीजेपी की तरफ जा रही हैं, लहरें रुख मोड़ रही हैं लेकिन दूसरी तरफ जा रही हैं। देखिए जब आप खुद ही कहते हैं कि ये जो देश है ये नौजवानों का देश है, आज नौजवान जो बेरोजगार है ना, वो तकदीर और तस्वीर बदलने जा रहा है, पता चल जाएगा। देखिए तकदीर और तस्वीर बदलेगी आने वाले समय में। उधर का लुक टोक करते हैं, जो डायरेक्शन वहां से आती है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। मैं सर से दो इंस्टेंसेस बोलूँगा, मुझे उसके ज़्यादा ना इसमें बहस में घुसना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है मेरे देश के साथ। मेरा देश महान है, महान था, महान रहेगा, उसका इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की ज़मीन पर लाने वाला पठानकोट में। दूसरा, नवाज शरीफ के घर पे बिना बताए हुए कंप्लीट डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को जफियाँ डालने पहुँचने वाला पहला आदमी नरेंद्र मोदी। तो वो और देशभक्ति, देखिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट ना, आप ऐसे देशभक्ति वो होती है जब आप देश के लिए काम करते हैं। जब आप अडानी के लिए, अंबानी के लिए, मैंने कहा ना 13 मार्च, आप 13 मार्च को, मुझे पता है सर, आप जैसे सुलझे हुए जितने जर्नलिस्ट हैं, जितना सुलझा हुआ वोटर है, जितना सुलझा हुआ इंसान है देश का, वो हर एक आदमी सोचेगा यार अडानी की भारतीय जनता पार्टी का 2016 तक इस स्कीम के आने से पहले 10 करोड़ रुपए आता था, 10 करोड़ रुपए आता था उनको एनुअली, अब 6000 करोड़ गया है। तो वो एक कॉर्पोरेट को हो गया ना तरीका कि साहब आप व्हाइट में दो पैसा, इनकम टैक्स भी नहीं बनना, ना डिस्क्लोजर करना, हमें तो रिश्वत डायरेक्ट मिलेगी। बिकॉज एक कैंडिडेट 95 लाख रुपए खर्च सकता है पार्लियामेंट में जी। पार्टी का मसल पार यूज होता है। आप कल देखिएगा, आप आगे वाली एजेंसी देखिएगा जितने, अगर और वो सारा डेटा जो है वो सब ऑनलाइन होगा, सबके सामने होगा। अंटिल ये अब एसबीआई की गर्दन ना मरोड़े जी। चलिए अभिजीत जी, समय इजाजत नहीं दे रहा है। आदित्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नम्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
सुजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रमोहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।